तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी शानदार होंगे और आप लोग का शिक्षक पात्रता परीक्षा का तैयारी भी ताबड़तोड़ चल रहा होगा। तो चलिएगा, आपका दोस्त समीक कुमार फिर से मैं आप लोग के बीच आ चुका हूँ एक नए क्वेश्चन सेट के साथ, जिसमें जो है आज हम चर्चा करेंगे CGTT 2017 में हुए कंप्लीट पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें जो है आज हम केवल बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी प्रश्नों का धुआंधार तरीके से गर्दा उड़ाते हुए तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज देखते हैं 2017 में पूछे गए पेपर 1 का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। मेरे साथ आप लोग भी पढ़िएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है, मतलब कोई भी एक स्कूल है, कोई भी एक संस्थान है, उसमें जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम मतलब आपका जो कैरिकुलम है, कैरिकुलम से क्या अर्थ पता चलता है। तो कैरिकुलम तो पहला नंबर बोलता है कि कैरिकुलम जो है संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम बताता है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि संस्था में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री को बताता है। पहला ऑप्शन बोलता है कि संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम बताता है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताता है। और चौथा बोलता है कि संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र के बारे में बताता है। तो आपका क्या विचार है इस विषय पर, है ना। तो देखिएगा, जो आपका पाठ्यक्रम जो होता है, पाठ्यक्रम मतलब आपका जो करिकुलम बनाया जाता है पूरे साल भर का, उसमें क्या किया जाता है, हमारी जो शिक्षण विधियाँ जो प्रयुक्त की जानी है टीचर के द्वारा, हमारे साल भर के क्या क्या उद्देश्य है, हमारा साल भर में जो मूल्यांकन किया जाना है उसका प्रारूप कैसे रहेगा, हमारे जो कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य है, हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, उन सभी को आउटकम जो हमको मिलने वाला है उनको प्राप्त करना है। तो उन सभी के बारे में क्या किया रहता है, जो पाठ्यक्रम होता है उसमें कंप्लीट चर्चा होता है ना। और चर्चा के माध्यम से क्या किया जाता है, एक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। मतलब यह बोल सकते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है, हमारे पूरा साल भर का क्या है, एक संपूर्ण कार्यक्रम है। और साल भर के एक संपूर्ण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हमारे जो मूल उद्देश्य प्राप्त करने हैं, हमारे जो भी हमारे साल भर शैक्षिक गतिविधियाँ होनी है, उनका क्या है कि लेखा जोखा पहले से निर्धारित कर लिया जाता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं सरल शब्दों में, पाठ्यक्रम या कैरिकुलम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका ऑप्शन नंबर जो पहला 6 वही क्या आपका हो जाएगा आंसर। चलिएगा, शानदार प्रश्न ये रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो मंद श्रवण हानि का स्तर होता है। मंद श्रवण हानि का मतलब ये होता है कि ऐसा ध्वनि का कौन सा स्तर होता है जिसको जो है एक बालक जो है आसानी से सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, या उनको जो है बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। या नॉर्मल बोलचाल की जो आवाज़ है उसको सुनने में भी यहाँ पे क्या होगा, उस बच्चे को समस्या झेलनी पड़ेगी। तो वो वाला श्रवण स्तर कौन सा होता है। देखिए, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो डेसिबल होता है, डेसिबल से हम क्या करते हैं, ध्वनि की प्रबलता का मापन करते हैं कि ध्वनि का प्रबलता कितना ज़्यादा है, उसको मापने के लिए डेसिबल को यूज़ किया जाता है। जो हमारा ऑडिबल होता है, ऑडिबल जो हमारा लेवल है, और वो आपका क्या होता है, 60 डेसिबल तक का जो है कैपेसिटी होता है मनुष्य का, उसको जो है आसानी से सुन समझ सकता है। लेकिन 60 से ऊपर 70 80 90 100 तक गया तो फिर वो थोड़ा हमारे कान के लिए क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। इसी प्रकार जो मंद श्रवण हानि का स्तर जो होता है ना, जो बच्चा जो है सुन नहीं पाता, अच्छे से समझ नहीं पाता, जिनको सुनने में कठिनाई होती है, उनका जनरली जो है सुनने की जो शक्ति होती है, उसकी जो ध्वनि का स्तर होता है वो केवल कितना रह जाता है, रह करके पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा आपका है, और तीसरा जो है, चौथा जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो जो मंद श्रवण हानि का स्तर होता है ना, वो केवल 26 से 40 डेसिबल रह जाता है। और 26 से 40 डेसिबल क्या होता है, एक सामान्य जो व्यक्ति होता है ना, उसके बोलचाल की आवाज़ को सुनने में क्या होता है, कठिनाई महसूस करता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका श्रवण यंत्र होता है ना, फिर उसके लिए ऐसे लोगों को फिर क्या करना पड़ता है, श्रवण यंत्र का मशीन जो है आता है ना आपका, उसको लगाना पड़ता है। तो ये जो आपका 26 से लेकर 40 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है ना, वो हमारा मंद श्रवण हानि स्तर में आता है, मतलब डेंजर स्थिति में रहता है बालक के लिए। तो जिस बालक का जो है ध्वनि की प्रबलता का स्तर जो है 26 से 40 डेसिबल है, मतलब उनको थोड़ा सुनने में क्या होंगी, समस्याएं होंगी, कठिनाई झेलना पड़ेगा। और उनके लिए फिर बाद में क्या दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा क्या दिया जाता है, ध्वनि जो है आपका ध्वनि श्रवण यंत्र जो आपका होता है उनको लगाने की सलाह दी जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर आपका सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 26 से 40 डेसिबल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आपका, देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगने लगे, तब अस्पताल किस रूप में कार्य करेगा। अब देखिए, इसमें आपका जो है उद्दीपक आप लोगों ने सुना होगा, एक आपका उद्दीपक होता है ना, और एक आपका क्या होता है, इसमें आपका एक प्रकार का उद्दीपक होगा, और एक प्रकार का क्या होता है आपका, इसमें उद्दीपक होने का कारण होता है ना कि कोई उद्दीपक क्यों है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है
कि यहाँ पे क्या आएगा, तो यू आर मतलब यहाँ पे आपका यू आर होगा फर्स्ट में, दूसरा सी आर होगा, तीसरा आपका होगा यू एस होगा अनकंडीशनल स्टिमुलस, और तीसरा और लास्ट होगा सी एस मतलब कंडीशनड स्टिमुलस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जनरली जो कीमोथेरेपी कब किया जाता है, कीमो मतलब होता है आपका केमिकल रसायन, तो रसायन के माध्यम से जब कैंसर सेल्स को मारा जाता है उसी को हम क्या बोलते थे, कीमोथेरेपी की प्रक्रिया। जनरली कीमोथेरेपी क्या होता है, कैंसर जो मरीज होते हैं, कैंसर पेशेंट होते हैं, उनका कीमोथेरेपी किया जाता है और उसके माध्यम से क्या किया जाता है, उनके कैंसर सेल को मारा जाता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है जैसे ही कीमोथेरेपी कराने के लिए कैंसर का एक मरीज है अस्पताल में जाता है और वो देखता है कि वो उसको अचानक से उल्टी आने लग जाती है। तो यहाँ पे जब जैसे ही अस्पताल में पहुँचा उसको उल्टी आने लग गई, तो यहाँ पे अस्पताल किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या है, अस्पताल जो है एक अस्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कर रहा है। अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब एक स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कर रहा है, सॉरी स्वाभाविक उद्दीपक को हम सीएस बोलते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड स्टिमुलस का यहाँ पे कार्य कर रहा है, इसी चीज़ को प्रश्न में पूछा जा रहा था आपका, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, कंडीशनड स्टिमुलस सी एस का कार्य करेगा जो अस्पताल है वो। तो यहाँ पे अस्पताल एक कंडीशनड स्टिमुलस का कार्य करेगा जिसको देखते ही क्या होगा, रोगी को उल्टी होना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो जो स्पेशल है ना चाइल्ड है, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए आपको बताना है। तो इसके लिए क्या विशेष शाला के माध्यम से स्कूल में इनको शिक्षा दी जानी चाहिए, या इसके लिए क्या एकीकृत शिक्षा दिया जाना चाहिए, इसके लिए इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिनमें क्या हो, वो सभी सामान्य जो बच्चे हैं, नॉर्मल जो चाइल्ड है, उनके साथ बैठ कर क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एकीकृत शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ जगह ऑप्शन में आपका जैसे सी जी आप हमने इसका आंसर क्या लिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी, पर यदि हम इसका बात करें तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर इसका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा आंसर आप लेना चाहते हैं, लेकिन सी जी अपन में तो बी को ही लिया है और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, उनको सामान्य बच्चों के साथ क्या किया जाना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे क्या हो उनमें किसी प्रकार का आपसी मतभेद उत्पन्न ना हो और बच्चे क्या हो हीन भावना का शिकार ना हो। तो इसी के लिए क्या करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों के साथ क्या करें, समावेशित करें, और समावेशित करके क्या करें, समावेशी शिक्षा प्रदान करें, जो कि क्या है एक एजुकेशन का सबसे बेटर तरीका होगा, सबसे अच्छा तरीका होगा, जिसमें जो है ऊंच नीच के भेदभाव से परे जो है सभी बच्चे एक ही छत के नीचे आकर के क्या करेंगे, शानदार तरीके से अध्ययन कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला के किस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि जब 2009 में आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया था, आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो उसमें ये कहा गया था कि किसी भी विद्यालय में कोई भी कक्षा में, है ना, कोई भी कक्षा मतलब आप दूसरे स्कूल में आपका बच्चा 5वीं क्लास में था और 6ठी कक्षा में जाना चाहता है, तो 6वीं में भी, या 7वीं में था तो 8वीं में प्रवेश लेना चाहता है दूसरे विद्यालय में, उस विद्यालय को छोड़ रहा है, उसके अलावा जो हाथ पे दूसरे विद्यालय में, निजी विद्यालय में यदि प्रवेश लेना चाहता है तो उसे प्रवेश दिया जाएगा। और ऐसे जो गरीब, वंचित और शोषित वर्ग से आने वाले जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा, निजी स्कूलों में भी, प्राइवेट जो स्कूल है जो आपके स्वशासी है, मतलब जिसके ऊपर सरकार का कोई अधीनता नहीं है, या गैर सहायतिक जो है स्कूल है ना, उनके ऊपर क्या होता है, धारा 18(3) के तहत, आरटीई की धारा 18(3) के तहत आप लोग का आरटीई का एक्ट नंबर आता है 18(3), है ना। 18(3) के तहत क्या किया जाएगा, स्पेशल जो चाइल्ड है या फिर जो आपके पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चे हैं, वंचित वर्ग से, कमज़ोर वर्ग से आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए उस विद्यालय की, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या निजी स्कूल हो, उनके लिए क्या किया जाएगा, आपका जो है 25% सीट क्या किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा। तो इसमें वही पूछा जा रहा है कि जब 25% सीट रिजर्व किया जाएगा तो बच्चा जब प्रवेश लेगा तो वो 25% रिजर्वेशन कौन सी कक्षा के लिए होगा, तो बोलता है कक्षा पहली के लिए ही लागू होगा, तो ये नहीं हो सकता। शाला की प्रथम कक्षा में लागू होना चाहिए, शाला की समस्त कक्षा में लागू होगा, तो या फिर कक्षा 1 और 2 के लिए लागू होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्योंकि जो बच्चा
पुराने विद्यालय को जहाँ से छोड़ के आ रहा है उस विद्यालय के अलावा जब वो नए विद्यालय में आएगा, नए निजी विद्यालय में प्रवेश लेगा, तो जो 25% रिजर्व सीट रहेगा ना, वो कोई भी कक्षा के लिए हो सकता है। हर एक कक्षा में 25% सीट रिजर्व रखना ही पड़ेगा। और जिसमें दूसरे विद्यालय, शोषित वंचित वर्ग से जो बच्चे आने वाले हैं, कमजोर वर्ग से बच्चे आएंगे, उनको प्रवेश दिया जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साला की प्रथम कक्षा में ही क्या होना चाहिए, उसको प्रवेश मिलना चाहिए, ना कि पहली कक्षा में। ऐसा नहीं है कि पहली कक्षा में ही आओगे तभी तुम्हें 25% रिजर्वेशन मिलेगा, या बोल सकते हैं सभी कक्षा में लागू होगा। ये केवल साला की पहली कक्षा में है। मतलब बच्चा जब नए विद्यालय में आ रहा है तो जिस पहली कक्षा में वो प्रवेश लेगा, तो जैसे कोई 5वीं में था तो वो 6वीं क्लास उसके लिए पहली बार नया स्कूल हो जाएगा, तो नए विद्यालय में उसको अवसर मिलेगा। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यह क्या होता है, आपका पहली कक्षा में लागू ना होकर के क्या होता है, पहली कक्षा के लिए लागू किया गया है, पहली कक्षा के लिए लागू किया जा रहा है, प्रथम कक्षा के लिए यहाँ पे लागू किया जा रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं। उनमें से ऐसी कौन सी समस्या है जो वो अनुभव नहीं करते हैं, है ना। अनुभव करते हैं तो ठीक, अनुभव कितने प्रकार की समस्याओं का अनुभव करते हैं किशोर, सामान्य तौर पर 3 प्रकार का। तो आपको वो बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जिसको जो है किशोर अनुभव नहीं करते। तो यदि हम बात करें तो इनमें से पहला आपका ऑप्शन क्या बोलता है, पैतृक अंतर्द्वंद। तो इसको तो बच्चा किशोर अनुभव करता ही करता है ना। मिजाज परिवर्तन, तो देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा मिजाज परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, तो सामान्य तौर पे। आत्मीयता का भाव, सामान्य तौर पे आत्मीयता का भाव जो है आपका प्रदर्शित नहीं होता है इतना ज़्यादा। और जीवित लेखा, है ना, जोखिम लेना, ये जीवित लेखा की जगह में आपको क्या होगा, जोखिम लेना। तो जोखिम लेना भी क्या करते हैं जनरली जो आपके किशोर होते हैं, वो आप सामान्य तौर पर देखते हैं वो भी इन समस्याओं का अनुभव नहीं करते। जोखिम लेने में उनको कोई समस्या नहीं होगा। जो किशोर होते हैं उनको पैतृक अंतर्द्वंद देखा जाता है, बार बार माता पिता से छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लड़ाई, है ना, बातों में मतभेद उत्पन्न होना, वो देखा जाता है। आत्मीयता का भाव, मिजाज परिवर्तन देखा जाता है, जोखिम लेना बहुत ज़्यादा देखा जाता है। पर एक जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये सामान्य तौर पे किशोर की समस्याओं का अनुभव करते हैं, लेकिन ये वाले समस्या जो है उनमें सामान्य तौर पे नहीं देखा जाता है ना। आत्मीयता का भाव तो रहता है पर सामान्य तौर पे उनमें नहीं देखा जाता। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और आपका फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। और से थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो आपके तीनों के तीनों भाव जो है किशोरावस्था में देखे जाते हैं। आपका पैतृक अंतर्द्वंद है, मिजाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, जोखिम लेना, ये सब पर आत्मीयता का भाव जो है बहुत ही कम, उनमें लगाव जो है, इस लगाव जैसी समस्या है, समस्या का अनुभव वो लोग नहीं करते इसमें, इस अवस्था को में, मतलब किशोरावस्था में जो है आत्मीयता के भाव से संबंधित उनमें समस्या नहीं देखी जाती। जनरली वो किसी के साथ भी अटैच हो जाते हैं जल्दी से, और लगाव के कारण वो क्या हो जाते हैं, किसी से भी एकदम क्लोज आ जाते हैं, उनसे कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, उनसे एक प्रगाढ़ संबंध चाहते हैं, एक आत्मसम्मान के लिए जीना शुरू कर देते हैं ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यही आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार प्रश्न है ये वाला। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पे जो है शिशु जो है बार बार शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति देखी जाती है, बार बार शब्दों को दोहराता है, मम्मा पापा बुआ चाचा नाना ऐसा करके। तो यहाँ पे शब्दों को बार बार वही शब्दों को बार बार रिपीट करेगा। तो ऐसी कौन सी अवस्था है, तो आप लोग तो सब समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। पहला ही इसका अवस्था होना चाहिए शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होता है, एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे बच्चा जो है छोटे छोटे शब्दों को बार बार दोहराते रहता है, क्योंकि शैशवावस्था जो आपका होता है ये सबसे पहली अवस्था होती है बालक के विकास की। और पहली अवस्था होने के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, बच्चों का शब्दकोश बहुत ही कमज़ोर रहता है ना। लगभग 1 से 2 साल में वो लगभग 100 से 50 शब्द ही बोलना सीखा रहता है। तो बार बार क्या करता है, वही शब्दों को दोहराता है, और वही शब्दों को दोहराने के माध्यम से अपने आसपास के लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता किस दौरान दिखाई पड़ती है। मतलब कौन सी ऐसी उम्र होती है जिस दौरान पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, अब पियाजे जी ने क्या किया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अलावा नैतिक विकास का भी एक बहुत ही फेमस सिद्धांत दिया है, जिसको उन्होंने 3 अवस्थाओं में विभाजित किया था, है ना। पियाजे ने, अब आप जनरली तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पियाजे का संज्ञानात्मक विकास 4 अवस्थाओं में बटा होता है, लेकिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अलावा नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया है, जिसको 3 अवस्थाओं में उन्होंने बताया है। तो उसी 3 अवस्थाओं में से ये पूछा जा रहा है कि पराधीन नैतिकता का जो अवस्था होता है, नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे का जो है, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पराधीन नैतिकता की अवस्था कौन से उम्र से लेकर के कौन सी उम्र तक की होती है।
तो पहला बोलता है 1 से 4 वर्ष तक का होता है, दूसरा 4 से 7 वर्ष तक की आयु को गिना जाता है, 7 से 10 वर्ष की आयु को रखा गया है, या फिर 10 से ऊपर वर्ष की आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। तो हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जब पियाजे ने क्या किया था, जिस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास में अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों को अलग अलग अवस्थाओं में डाला था उनके संज्ञान के विकास के अनुसार, उसी प्रकार यहाँ पे पियाजे ने क्या किया है, नैतिक विकास के सिद्धांत को देखते हुए जो 4 से लेकर के 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं ना, 4 से लेकर के 7 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, उनको पराधीन नैतिकता के अवस्था में रखा है। तो पराधीन नैतिकता की अवस्था जो है कौन सी उम्र से कौन सी उम्र में दिखाई देती है, तो ये 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें क्या करता है बच्चा जो है दूसरों के वयस्कों के द्वारा निर्धारित किए गए जो नियम कानून है उनके आधार पर क्या करता है, अपना नैतिक अवस्था को दिखाता है, नैतिकता के गुणों को दिखाता है। उनको ये लगता है कि समाज के द्वारा जो नियम बनाए गए, कानून बनाए गए वही सही हैं, और उनके अनुसार यदि हम ना चले तो हमें क्या, इसके बदले हमें क्या मिलेगा, दंड मिलने का संभावना है। इसलिए दंड से बचने के लिए क्या करता है, वो दूसरों के अधीन रह करके क्या करता है, नैतिकता दिखाता है, दूसरे के बनाए गए नियमों कानूनों को उन्हीं के अनुसार चलने का प्रयास करेगा। तो इसलिए इसमें पराधीन नैतिकता का उम्र क्या हो जाएगा आपका, 4 से लेकर के 7 वर्ष तक की आयु का अवस्था होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 10 आपका 2017 में पूछा गया है आपका ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहारों में भाग लेते हैं, क्योंकि जोखिमपूर्ण कार्यों में तो किशोर भाग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि किशोर क्या होते हैं भैया, अपने आप को सबसे अव्वल दिखाने का प्रयास करते हैं, सबसे आगे रहना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही बड़े बड़े रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। तो रिस्क लेने का कारण क्यों होता है, तो ये पहला बोलता है ऐसे व्यवहारों में जुड़े हुए जोखिम की मात्रा का न्यूनमान करते हैं। दूसरा, केवल आमोद प्रमोद के लिए करते हैं, मतलब हंसी मजाक दिखाने के लिए कर लेते हैं कि हंसी मजाक चलते रहता है, चलो कुछ रिस्क लेकर के चलते हैं। या फिर अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। या फिर वयस्कों के समान परिणामों की प्रति निरापाद व जोखिम का न्यूनमान करने की प्रवृत्ति, मतलब वयस्कों के समान दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब बहुत काबिल हो गया हूँ, ऐसा दिखाने के लिए। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत नज़र आता हुआ यहाँ पे आपका। ऑप्शन बी भी कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ रहा, ऑप्शन ए भी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि जो किशोर होते हैं ना, किशोर जो है जोखिमपूर्ण व्यवहार तो लेना चाहते हैं, दिखाते भी हैं जोखिमपूर्ण क्षमता, मतलब बहुत ही बड़े बड़े रिस्क लेना चाहेंगे, किसी से लड़ना भिड़ना, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मुझे कौन क्या करेगा, मुझे कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो बड़े बड़े जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग लेते हैं, पर उसका कारण क्या है, देखो जोखिमपूर्ण व्यवहार में जब वो भाग लेते हैं ना, तो वो तार्किक रूप से उस समय क्या होते हैं, उतना चिंतन क्षमता उनका विकास हुआ नहीं रहता। तार्किक रूप से वो सोच नहीं पाते कि मेरे द्वारा जो कार्य या मेरे द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है वो सही है या गलत। तो सही गलत का प्रॉपर उसमें क्या होता है, तार्किक चिंतन का उनमें विकास हुआ नहीं रहता है। तो तार्किक चिंतन का विकास ना होने के कारण वो क्या करते हैं, ऐसे जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग लेते हैं और अपने आप क्या करते हैं, श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते हैं ना। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका, ये भी आपका क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया हुआ, फिर से देखिएगा। आत्मसातन व समंजन में मुख्य अंतर क्या है, मतलब आत्मसातन और समंजन में मुख्य अंतर क्या है। तो एक होता है आत्मसात करना और एक होता है समंजन करना, तो दोनों में क्या मुख्य अंतर है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोलता है कि आत्मसात में क्या होता है, वर्तमान ढांचे का प्रयोग किया जाता है, जबकि समंजन नए ढांचे का निर्माण करना है या सृजन करना है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बोलता है कि समंजन में क्या होता है, वर्तमान ढांचे का प्रयोग होता है, जबकि आत्मसात में नए ढांचे का सृजन किया जाता है। नया सृजन मतलब नए ढांचे बनाना, दिमाग में नए नए विचार निर्मित करना। और तीसरा आपका ऑप्शन बोलता है कि आत्मसातन समंजन के बिना नहीं हो सकता। और चौथा आपका ऑप्शन बोलता है कि समंजन जो है आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त हो जाता है, मतलब समंजन करना आसान होता है आत्मसात करने की तुलना में। यदि हम बात करें तो चारों ही ऑप्शन आपके क्या है, बेहद पास नज़र आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इनमें से आपका जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा ना, वो सेकंड आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समंजन में क्या होता है, हम वर्तमान ढांचे का प्रयोग करते हैं, जबकि आत्मसात में क्या करते हैं, हम लोग नए ढांचे का सृजन करते हैं, मतलब हम लोग नए नए विचार, नए नए अपने जो है मन में संकल्पनाएं बनाते हैं और नए संकल्पनाओं को क्या करते हैं, पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आत्मसातन क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, नई जानकारी को अपने मौजूदा ज्ञान और अनुभव के साथ क्या करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं।
ये एक प्रकार का क्या होता है, आत्मसात करना मतलब एक प्रकार का निष्क्रिय प्रक्रिया होता है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, हम नई जानकारी को समझने हेतु क्या करते हैं, उसे हम अपने जीवन में लगातार अटैच करते रहते हैं, फिट करते रहते हैं कि नई नई जो जानकारियाँ मिलती रहती है उसे हमारे अंदर क्या करते हैं, अपनापन अपनापन लाता है, और अपनापन ला करके क्या करते हैं, उसको समायोजित करते रहते हैं। बल्कि समंजन में क्या होगा, समंजन में एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी सोच और अपनी जो भावनाएं हैं ना, उनको व्यवहार को क्या करते हैं, बार बार बदलते हैं, और नई परिस्थिति में क्या करते हैं, अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। तो यह प्रकार एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार से बोल सकते हो कि समंजन में हम सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, मतलब एक प्रकार का सक्रिय प्रक्रिया है। जबकि जो आपका आत्मसातन होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का निष्क्रिय प्रक्रिया होता है। और समंजन में क्या होता है, हम नई जानकारी के आधार पर अपने ज्ञान और अनुभव को बदलते हैं, मतलब हमको जैसे ही नया जानकारी मिलेगा, हमारे पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान को जोड़ेंगे और जोड़ करके क्या करते हैं, एक नया अनुभव प्राप्त करते हैं। जबकि आत्मसातन में क्या होगा, मौजूदा जो ज्ञान होगा ना और अनुभव है उसको नई जानकारी के साथ जोड़ते रहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 है, उसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक। ये जीन पैजे के संगठनात्मक विकास के प्रमुख तत्वों में से एक है, आत्मसातन, संयोजन है ना, आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ये सब आप पढ़ेंगे जीन पाजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता क्या है, केंद्रता मतलब एक ही जगह सेंटर रहना, दूसरा अविनाशिता, तीसरा है क्षैतिज डिस्लेक्ट, और चौथा है एबी त्रुटि। तो सब के सब क्या है, नए नए नाम आपको सुनने को देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको है ना। तो केंद्रता, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है आपका, सबसे ज़्यादा बच्चे में कौन सा गुण दिखाई देता है, तो केंद्रता ही ऐसा गुण होता है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ये आपका उम्र क्या होता है इस समय, पूर्व संक्रियात्मक मतलब आपका 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है ना, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें क्या किया जाता है, बच्चा जो है सोचने समझने की अवस्था में रहता है, सोचने समझने का एक चरण होता है ना, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। और इसमें जो है बच्चा केवल क्या करता है, अपने ही ऊपर केंद्रित रहता है, एक प्रकार के पूर्ण रूप से केंद्रित रहता है, उसको समाज से, परिवार से है ना, अपने से बड़े छोटे बड़े बुजुर्ग नियम कानून से कोई लगाव रहता नहीं है। तो उसमें क्या होता है, उस समय पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है आत्म केंद्रित रहता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता क्या होती है, इसमें केंद्रता देखी जाती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं, क्या कहता है आपका, 3 माह की अवस्था के प्रारंभिक संवेग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 3 माह की जब अवस्था होती है, बच्चा जब 3 माह का हो जा रहता है, 3 माह उसका हो जाता है बच्चे का, तो उस दौरान कौन कौन से ऐसे इमोशंस है, कौन कौन से ऐसा संवेग है जो बच्चों में दिखाई देता है। तो अक्सर क्या होता है, जो 3 माह का बच्चा होता है उसमें प्रसन्नता, उदासी और घृणा जो है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो यही देखा जाता है, प्रसन्नता, छोटे छोटे बात में खुश होना, छोटे छोटे बात में नाराज हो जाना, उदास हो जाना, घृणा करना। तो यही क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी प्रसन्नता, उदासी, परानुभूति, परानुभूति तो आपका क्या है, द्वितीयक संवेग में आता है ना। प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या, ईर्ष्या आपका जो है द्वितीयक संवेग में आता है। उदासी, घृणा, गर्व, गर्व आपका तृतीयक संवेग में आएगा। संवेग 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक संवेग और द्वितीयक संवेग, जिसका मैंने आप लोगों ने आप लोगों के साथ पिछले वीडियो में क्या किया था, डिस्कस किया था। तो यदि आप देख सकते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रसन्नता, उदासी और घृणा, ये आपके क्या होते हैं, प्रारंभिक संवेग होते हैं, प्राथमिक संवेग होते हैं। और प्राथमिक संवेग अक्सर क्या होते हैं, बच्चे के जन्म के 3 माह की अवस्था तक दिखाई देते हैं ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न नजर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताएं होती है, अतः शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो यदि विद्यार्थियों में व्यक्तिक विभिन्नताएं देखी जा रही है तो उस समय शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं ना। तो पहला बोलता है कि सीखने की एक समान गति पर जोर देना चाहिए शिक्षक को, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि कर देना चाहिए। अरे व्यक्तिक भिन्नता है यार, तो बहुत सारा परीक्षा ले लेते हैं ना एक साल में, है ना, 3 की जगह 4 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। कठोर अनुशासन का पालन कराना चाहिए बच्चों को, मतलब यहाँ पे कठोर अनुशासन का पालन करना चाहिए। सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है, एक संसाधन के रूप में शिक्षक को लेकर के चलना चाहिए। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं ना, उसको ये समझ के चलना चाहिए कि ये तो क्या होगा, एक हमारा संसाधन है। तो संसाधन के रूप में यदि शिक्षक मान के चलता है व्यक्तिगत विभिन्नता को, तो ये क्या होगा, इसमें सीखने के हम विविध प्रकार के अनुभव उपलब्ध करा सकते हैं। तो सीखने के अलग अलग प्रकार के अनुभव उपलब्ध कराएंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जो व्यक्तिगत विभिन्नता है ना उसका हमें एडवांटेज मिलेगा। मतलब कक्षा में क्या होंगे, हम कक्षा में नए तरीके से क्या कर सकते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं।
बच्चों में कलात्मकता आएगी, बच्चों में सृजनात्मकता आएगी। बच्चे जो है नए नए विविध प्रकार के, जब बच्चे एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो सभी अपने अपने अनुभव को क्या करेंगे, कक्षा के सामने आकर के शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, कक्षा में एक अलग ही तरह का माहौल बनेगा, है ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो सीखने के अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए, तरह तरह के अनुभव बच्चों के बीच में उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए, है ना। इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कहा जाएगा सही आंसर। देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, भयंकर रौद्र रूप। कल्पना करें कि आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं तो लार बहाता है ना। लालच में क्या करेगा बेचारे, यार लार बहा रहा है ना। तो रेफ्रिजरेटर का जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं तो आपके जो कुत्ता होता है वो क्या करता है, लार बहाना शुरू कर देता है। यदि आप इसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या क्या उपाय है। तो पहला ऑप्शन बोलता है आपका कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे, है ना। दूसरा आपका बोलता है यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ दे देंगे, यदि भौंक रहा है तो दे देंगे, अरे यार भूख लग रहा होगा तो दे देंगे कुछ, है नहीं। या आप ये क्या करेंगे कि आप ये उपाय करेंगे कि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी खाना नहीं देंगे। और चौथा आप ये काम करेंगे कि बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को क्या कर देंगे, पुरस्कृत करेंगे, जा बेटा तुम्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है नहीं। तो आप क्या करेंगे, बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं ये जो पूरा पूरा आपका कॉन्सेप्ट दिख रहा है इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा उपाय है कि हम क्या करें, जो आपका ये अधिगम का जो सिद्धांत दिखाई दे रहा है, ये अधिगम का सिद्धांत का ही एक हिस्सा है जिसमें क्या किया जाता है, कुत्ते को भोजन दिया जाता है बार बार। और जब भोजन दिया जाता है तो भोजन देने के कारण क्या होता है, लालच में उसका लार निकलते रहता है हर बार, ठीक है। और लार बहना शुरू हो जाता है, जैसे ही भोजन दे दिया जाता है हर दिन तो हर दिन उसको मुंह में लार आता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि अचानक से उसको भोजन नहीं दिया जाता तो भी उसके मुंह में अचानक क्या आता है, लार आना शुरू हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो है यहाँ पे एक कुत्ता जो है अनुबंधन कर लेता है किसके साथ, लार के साथ। तो लार जो है, लार के साथ जो है लालच के साथ क्या कर लेता है, कुत्ता एक अनुबंधन कर लेता है। और अनुबंधन के कारण क्या होता है, उसके मुंह में लार आना शुरू हो जाता है, बगैर खाने के भी लार टपकना शुरू कर देता है। तो यह एक प्रकार का क्या होता है, उनका अवांछित व्यवहार होता है ना। तो यह एक हमारा अधिगम के सिद्धांत का ही भाग है जिसमें जो है कुत्ते के ऊपर यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्रयोग किया गया था। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उपाय होगा कि हम क्या करेंगे, दरवाजा जो है रेफ्रिजरेटर का दरवाजा तो बार बार खोलेंगे पर कुत्ते को जो है क्या करेंगे, कभी भी खाना वगैरह नहीं देंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन नंबर 14 का सही हो जाएगा। इसको जो है क्या किया गया था, इवान पावलो जो है हमारे, है ना, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत जब दिया था तो उसी के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, इस प्रयोग को किया था। इसको हम CR थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो है कुत्ता जो है बार बार वही भोजन कहने पर क्या करता है, लार टपकाते रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि उसको भोजन दिए ही नहीं जाता फिर भी क्या करता है, स्वाभाविक रूप से वो लार टपकाना शुरू कर देता है। इस प्रकार ये क्या है, एक CR थ्योरी है, कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। कंडीशन रिस्पॉन्स आपका, ये आपका एक थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको इवान पावलो नाम के हमारे मनोवैज्ञानिक ने दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शानदार प्रश्न है 15 नंबर का। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला है। यदि हम किशोरावस्था की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी विशेषता, कौन सी मुख्य विशेषताएं आप जो है किशोरावस्था में देखते हो। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि विकास देखा जाता है किशोरावस्था में, सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखा जाता है, सबसे ज़्यादा समायोजन देखा जाता है, सबसे ज़्यादा अस्थिरता आती है। तो यदि हम बात करें तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा बिल्कुल सही। क्योंकि किशोरावस्था को हम लोग शुरू से ही कहा है कि ये तनाव, तूफान, बदलाव और परिवर्तन की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, शारीरिक मानसिक संघर्ष, सामाजिक नैतिक संघर्ष, सब चीज़ क्या होता है, चरम पर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है। तो प्रकृतिवादी मतलब होते हैं कि वो प्रकृति से ही प्रेम करेंगे। जैसे रूसो हमारे क्या थे, सबसे महान प्रकृतिवादी कवि थे। उनका ये मानना था कि प्रकृति से ही सब चीज़ बनी हुई है और पूरा धरती का जो है संचालन हो रहा है प्रकृति के द्वारा हो रहा है। सब चीज़ प्रकृति से बना है और प्रकृति में ही सब चीज़ समाप्त होने वाला है। मतलब प्रकृति से बढ़कर कोई नहीं है, प्रकृति ही सर्वोपरि है। ऐसे जो है विचारधारा के मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, प्रकृतिवादी, नेचुरलिज्म का आपके सपोर्टर होते हैं ना। तो नेचुरलिज्म के जो सपोर्टर होते हैं, आपके प्रकृतिवादी जो कवि होते हैं या प्रकृतिवादी जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका क्या विचार था कि विकास क्या है। तो उनके अनुसार विकास क्या है, प्रकृतिवादी कवियों के अनुसार विकास की भूमिका में प्रकृति का क्या महत्व है। तो पहला बोलता है अनुमांशिकी, ठीक है।
प्रमुख भूमिका होती है, विकास में प्रमुख भूमिका होती है आनुवांशिकी का, दूसरा भूमिका होता है पालन का, तीसरा कहता है आपका आनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों का, और चौथा कहता है आपका आनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया का। तो यदि हम बात करें तो ये क्या करेंगे, हर ओर से प्रकृति को सपोर्ट करेंगे। मतलब इनके अनुसार ऐसा लगता है कि बच्चे को क्या किया गया है, प्रकृति ने ही जन्म दिया है, प्रकृति उसका पालन करेगा, प्रकृति उसका पोषण करेगा, पालन पोषण सब करने का कार्य किसका है, प्रकृति का है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, कि प्रकृतिवादियों के अनुसार जो आपका बच्चे का जो है विकास होता है, उनका विकास में भूमिका किसकी सबसे ज़्यादा प्रमुख होती है, पालन की। तो जैसे प्रकृति के अनुसार बच्चे का लालन पालन होगा, उसी के अनुसार बच्चे का क्या होगा, मानसिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो है विकास हो पाएगा। तो ये पूर्ण रूप से क्या करते हैं प्रकृतिवादी, लालन पालन को और नेचर के द्वारा जो प्रभाव डाला जा रहा है बच्चे के पालन पोषण पर, वातावरण का जो प्रभाव पड़ रहा है बच्चे के पालन पोषण पर, उसी को सर्वोपरि मानते हुए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का 16 का बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर। 17 नंबर का प्रश्न है, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, तो आप प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तो आप यदि टीचर के रूप में कक्षा में बैठे हुए हैं और आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने ही क्या कर रहा है, एक ग्रुप जो है छात्रों का एक दूसरे बच्चे को क्या कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, तो आप उस समय क्या उपाय करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं। तो पहला ऑप्शन बोलते हैं कि छात्रों को दंडित करना चाहिए। तो दंडित करने का तो यहाँ पे समस्या का समाधान होते हुए दिखाई नहीं देता। बालकों को लाने के लिए भेजना कि हाँ कौन कौन आपको परेशान कर रहा था, भाई जाओ तो बुलाओ, उसको लाओ तो मैं 2-3 डंडा लगाता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा तरीका। छात्रों को व्यक्तिगत तौर पे परामर्श देना, ये जहाँ तक का सही होता है, और उन्हें कड़ी चेतावनी देना, अरे अगले बार से यदि तुम ऐसे हरकत की तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो चेतावनी देना तो नकारात्मक तरीके से उनको क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो ये बच्चे के ऊपर तो मानसिक रूप से नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। क्योंकि यदि जो भी समस्या हो रही है, दोनों ही जो गुट बना हुआ है या जिन छात्रों के बीच में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, उनको लाइए, बुलाइए, उन छात्रों को क्या कीजिए, जानिए, उसके पीछे का कारण तो समझिए कि हाँ भाई तुम लोगों के बीच में ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, और इसका कारण क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उनके पीछे के कारण समझ गए तो उनको कारण को सुलझाने का प्रयास करेंगे, तो इससे क्या होगा, सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए बच्चे को मारना, पीटना, डांटना, ये सब क्या है, आपकी नकारात्मक प्रतिक्रिया हो जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपका, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब एक पीपल का पौधा बड़ा होकर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है कि विकास क्या है, विकास में हमेशा क्या होती है। तो विकास का आपका क्या बताना है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है ना, डेवलपमेंट को आपको विशेषता बताना है कि जिस प्रकार एक पीपल का पौधा लगाओगे तो आप देखते हो कि पीपल का पौधा धीरे धीरे क्या होता है, क्रमिक रूप से बढ़ते जाता है, और एक समय ऐसे आता है कि वो क्या करता है, आपका एक बड़ा विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, हमारे अंदर भी विकास की जो प्रक्रिया होती है वो इसी प्रकार चलती रहती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बोलता है कि विच्छिन्नता। विच्छिन्नता मतलब होता है अचानक से बदलाव होना। तो क्या भैया आज पौधा लगाए और 2-4 दिन में अचानक से पेड़ बन गया, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका क्या हो जाए, रॉन्ग नज़र आ रहा है पहला ही, कि विच्छिन्नता मतलब अचानक बदलाव होना। तो पीपल का पौधा लगाए एकदम से तो आपका पीपल का पेड़ नहीं बन जाता ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका रॉन्ग दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसमें निरंतरता होनी चाहिए। तो ठीक है, विकास में निरंतरता होती है और इसी निरंतरता के कारण क्या होता है, लंबे अंतराल के बाद उसका परिणाम दिखाई देता है। तो विच्छिन्नता वाला तो जहाँ जहाँ ऑप्शन दिया है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विच्छिन्नता मतलब होता है अचानक बदलाव। तो अचानक बदलाव का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। इसलिए निरंतरता होती है विकास में। तो विकास में क्या देखी जाती है, निरंतरता, कंटिन्यूटी। अब इसी कंटिन्यूटी के कारण क्या होता है, इसका एक लंबे समय के बाद परिणाम भी दिखाई देता है। क्रमिक रूप से एकदम धीरे धीरे परिवर्तन होते रहता है, एकदम अचानक से बदलाव नहीं होता है। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, परिवर्तन, और निरंतर प्रयास, निरंतर कार्य और निरंतर बदलाव का परिणाम एक लंबे समय बाद दिखाई देता है कि एक जो पीपल का छोटा सा पौधा होता है वो क्या होता है, एक विशाल पीपल का पेड़ बन जाता है ना। इसलिए विकास को यहाँ पे क्या किया गया है, निरंतरता के साथ जोड़ना सही और उचित रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 के बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, एनसीएफ से पूछा गया आपका। देखिए फिर आगे एनसीएफ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, एनसीएफ से कंपलसरी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है ना, एनसीएफ 2005, एनसीएफ आपका 2005। तो एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा से संबंधित कौन से सुधार को सुझाया गया है। तो एनसीएफ 2005 में कौन सी परीक्षा के संबंधित सुधारों को सुझाया गया है। तो इसमें कहा गया है कि कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है वो ऐच्छिक रूप से होनी चाहिए। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के बारे में बात नहीं किया गया है। कक्षा
5वीं की परीक्षा की बात, बोर्ड परीक्षा हो, ये भी बात नहीं किया गया है। कक्षा 10वीं तक कोई परीक्षा ना लिया जाए, ये भी बात नहीं किया गया है। तो यदि हम बात करें आपका NCF 2005, तो NCF 2005 आपका क्या बताता है? तो NCF 2005 आपका बताता है कि कक्षा 10वीं तक क्या हो, ऐच्छिक परीक्षा हो, मतलब छात्र चाहे तो बोर्ड परीक्षा दिला सकता है और ना चाहे तो बोर्ड परीक्षा ना दिलाए। मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम दिलाना ना दिलाना सब चीज़ क्या है, छात्र के ऐच्छिक व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। इसी का सुझाव क्या क्या है आपका 2000 NCF 2005 में दिया गया है ना। और इसमें मूल उद्देश्य क्या था ऐच्छिक परीक्षा लेने का? कक्षा 10वीं ऐच्छिक रहे, छात्र चाहे तो दिलाए बोर्ड परीक्षा या तो ना दिलाए। मूल रूप से इसमें बच्चे के ऊपर जो दबाव बन रहा था, जो प्रेशर बना हुआ था, उसको क्या करना था, कम। तो बच्चे के ऊपर जो परीक्षा का दबाव होता है, उसकी रुचि उसकी क्षमता जो है अलग होती है, लेकिन परीक्षा के दबाव के कारण क्या होता है, बच्चे का मानसिक रूप से जो है यहाँ पे तनाव झेलता रहता है। उसी को तनाव को कम करने के लिए क्या किया गया था, कक्षा 10वीं की परीक्षा को, बोर्ड परीक्षा को क्या किया गया था, ऐच्छिक रूप धारण किया गया था या दिया गया था। तो ऐच्छिक रूप देने का मूल उद्देश्य इसी में NCF 2005 में आपका रखा गया है। अगला है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बहुत ही फेमस है। इसको दिया गया था BF स्किनर के द्वारा, है ना, BF स्किनर महोदय। BF स्किनर महोदय ने क्या किया था, BF स्किनर महोदय ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इसमें इन्होंने क्या किया था, सक्रिय अनुबंधन के माध्यम से चूहे और कबूतर के ऊपर क्या किया था, प्रयोग। तो चूहा और आपके कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था, और चूहा और कबूतर के ऊपर इन्होंने अलग अलग बहुत सारे प्रयोग किए थे स्किनर महोदय ने। 1938 में इसको अपना प्रयोग के दौरान, इसको RS थ्योरी भी कहा जाता है आपका, है ना। और क्वेश्चन में उसी को पूछा गया है कि सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, RS थ्योरी। तो सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को RS थ्योरी के नाम से भी आपका जाना जाता है ना। इसमें क्या किया गया था, सक्रिय अनुबंधन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को जब बार बार करते रहता है ना, तो बार बार करते रहने से उसको क्या किया जाता है, एक पुरस्कार मिलता है। और जब उसको पुरस्कार मिलता है तो व्यक्ति क्या होता है, अंदर से अपने आप को पुनर्बलित करेगा। पुनर्बलित करके क्या करता है, उस कार्य को और ज़्यादा बेटर तरीके से करने का प्रयास करता है। इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या किया था, एक चूहा और एक कबूतर, है ना, चूहे और कबूतर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। चूहे और कबूतर में प्रयोग में इन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे क्या किया जाता था, चूहे के सामने एक बटन रखा हुआ था नीले रंग का। अब चूहा क्या करता था, जब नीले रंग का बटन प्रेस करता था, दबाता था, तो उसको भोजन मिलता था, खाना। और चूहा जब लाल कलर का बटन दबाता था तो उसको बिजली का झटका लगता था, दंड मिलता था, है ना, बिजली का झटका के माध्यम से दंड दिया जाता था। तो चूहे को तो ये पता चल गया था कि यदि मैं हर बार क्या करता हूँ, नीले रंग का बटन दबाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, पुरस्कार के रूप में खाना मिलेगा। पर यदि मैं लाल रंग का बटन दबाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दंड। तो उसी प्रकार क्या होता है, बच्चा जो है अधिगम करता है सक्रिय अनुबंधन बना करके, है ना। RS थ्योरी के माध्यम से इन्होंने समझाया कि बच्चा क्या करता है, इसी प्रकार कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्य क्रियाकलाप को सीखता है कि जब बच्चे को कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको जब पुनर्बलन दिया जाता है शिक्षक के माध्यम से अपने आसपास पड़ोसी से कि हाँ बेटा, तुमने अच्छा पढ़ाई की है, तुमने अच्छा मार्क्स लाया, तुम बहुत अच्छा करो, तुम आगे बढ़ोगे। तो बच्चे क्या करता है, उसी के अनुसार अपने आप को क्या करता है, पुरस्कार के अनुरूप ढाल लेता है। और पुरस्कार के अनुसार वो क्या करता है, हाँ मुझे पुरस्कार मिल रहा है, मुझे इसके बदले में मुझे अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो मैं इसको और बेटर करूँगा, ये उनको पता रहता है। लेकिन यदि वही निगेटिव रिस्पॉन्स दिया जाए तो निगेटिव रिस्पॉन्स देने पर क्या करता है, वो कार्य को दोहराना नहीं चाहता, मतलब कभी भी नहीं करना चाहता। तो उसी प्रकार चूहा यहाँ पे समझदारी दिखाता है कि यदि मैं हर बार क्या करूँ, मुझे भोजन चाहिए तो मुझे नीला बटन दबाना होगा, और यदि मैं लाल बटन दबाता हूँ, गलत कार्य करूँगा, तो मुझे उसके बदले में झटका भी मिलने वाला है, बिजली का झटका लगेगा जोरदार। तो इस प्रकार वो क्या कर लेता है, एक अनुबंधन कर लेता है, सक्रिय अनुबंधन। और इसी सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, इसी को पूछा गया प्रश्न में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आपका। वाइगोस्की के सिद्धांत से फिर पूछा गया है, वाइगोस्की के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत में स्केप फोल्डिंग का क्या अर्थ है? स्केप फोल्डिंग को हम पिछले 2-3 वीडियो से लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्केप फोल्डिंग। वाइगोस्की के सिद्धांत में क्या किया गया है, स्केप फोल्डिंग के बारे में बताया गया है। तो आप लोग जहाँ तक हो सके इसको प्रयास कीजिएगा, स्केप फोल्डिंग को, है ना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्केप फोल्डिंग में आपको क्या बताया गया उसके बारे में। स्केप फोल्डिंग क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, आपका ऐसे कार्यों की श्रृंखला है जो बहुत कठिन होती है। दूसरा, यह सहायता के स्तर को बदलना है। तीसरा, यह जो है अधिक निपुण साथियों को एक शिक्षक के रूप में उपयोग करता है। और चौथा, यह बच्चों के ZPD को प्रभावशाली तरीके से मापन करता है। तो यदि हम बात करें आपके वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास के सिद्धांत में स्केप फोल्डिंग ये बताता है
कि बच्चा जो है क्या कर सकता है, जब कोई उसको बाह्य सहायता दी जाती है, थोड़ा बहुत आपको उनके साथियों के द्वारा या कोई उसके शिक्षक के द्वारा थोड़ी बहुत यदि मदद की जाती है तो बच्चा क्या कर सकता है, बहुत ही अच्छा कर पाता है ना। तो उसको क्या किया जाता है, एक मचान या पाड़ जो है प्रदान किया जाता है, एक सपोर्ट प्रदान किया जाता है, और एक सपोर्ट बना करके क्या किया जाता है, बच्चे को सपोर्ट दिया जाता है साइड से, ताकि बच्चा जो है क्या हो, आगे बढ़ पाए अपने जीवन में। तो कभी कभी हम भी क्या करते हैं, पढ़ाते वक्त बच्चे को सपोर्ट करते हैं, हाँ बेटा हाँ ये आएगा, उसको क्लू देते हो, आप हिंट देते हो, अच्छा ये मैं ये बता रहा हूँ इसी से जुड़ा हुआ है वो आंसर है ना, आप बताना। तो आप क्या करते हो, वहाँ पे एक सपोर्ट प्रदान करते हो, पहाड़ प्रदान करते हो, और उसी पहाड़ या मचान को हम क्या बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग। तो स्केप फोल्डिंग क्या होता है, एक अधिक निपुण जो साथी या शिक्षक है या फिर कोई भी उसका मित्र है ना, वो क्या करता है, सपोर्ट देता है हल्के से, और हल्के से सपोर्ट के कारण बच्चा क्या कर लेता है, खुद से उस कार्य को आगे संपन्न कर लेता है। तो इसी को यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो किसी छोटे बच्चे को या शिशु को आप क्या करना चाह रहे हो, पढ़ाई कराना चाह रहे हो, अध्ययन अध्यापन कराना चाह रहे हो, तो उनके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि तो बड़ी कक्षाओं के लिए होता है, व्यक्तिगत अध्ययन विधि है ना, या फिर आपका व्यक्तिगत अध्ययन विधि भी नहीं हो सकता, मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिसिस। छोटे बच्चों का तो होता ही नहीं साइको एनालिसिस, बड़े बच्चों के लिए होता है वो तो साइको एनालिसिस है ना, सिगमंड फ्रायड वाला। व्यक्तिगत अध्ययन करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको व्यक्तिगत अध्ययन में बहुत सारे क्वेश्चन और उत्तर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछेंगे तो उसको उत्तर भी चाहिए, जिसके लिए बच्चा जो है एलिजिबल उतना होता नहीं है ना, योग्य नहीं होता, तो उत्तर दे नहीं पाएगा आपका, क्योंकि छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल वाला काम है भाई, है ना। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, यदि हम देखेंगे तो अवलोकन, अवलोकन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शिशु और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी समस्याओं के लिए क्या होता है, सबसे अच्छी विधि प्रयुक्त की जाती है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, शिक्षक और जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों के हाव भाव व्यवहार को देखेंगे, व्यवहार को देखने के बाद उनको क्या करते हैं, समस्याओं को पता लगाते हैं, और समस्याओं का जब पता चल गया तो फिर समाधान भी है ना। तो समस्याओं को पता लगाया जाता है, और समस्याओं को पता लगा करके क्या किया जाता है, उसके समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए बात किया जाए तो अवलोकन करके ही छोटे बच्चों की समस्याओं को पता लगाते हैं, और समस्याओं को पता लगाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। MRI, नाम सुना सुना लग रहा होगा आप लोग को काफ़ी, है नहीं, MRI कुछ याद आ रहा है MRI से, हाँ। MRI मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होता है आपका, ये आपका चिकित्सा में विशेष तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, आपका तंत्रिका का क्या बनाया जाता है, एक माइंड मैपिंग किया जाता है, तंत्रिका का प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका फर्स्ट ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सोनोग्राफी, एक्सरे, इन सब से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जो आपका MRI मशीन होता है ना, इसमें आपके मैग्नेटिक जो आपके वेव्स होते हैं और आपके रेडियो वेव्स होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो मैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स और रेडियो वेव्स, इन दोनों का यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका नाम ही है इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या किया जाता है, तंत्रिका का प्रतिबिंब बनाया जाता है, और इसको चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष तौर पे उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, आपका चुंबकीय जो आपके मैग्नेटिक फील्ड होता है और आपके रेडियो एक्टिव वेव्स होते हैं, उनका इनमें क्या किया जाता है, विशेष तौर पे प्रयोग किया जाता है ना। तो इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, कि तंत्रिका का प्रतिबिंब प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी के लिए जो मशीन बनाया गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई में होने वाले परिवर्तन को समझते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था का मतलब आपका सीधा सीधा कौन सी अवस्था की बात की जा रही है ना, आपका उत्तर बाल्यावस्था मतलब आपका 7 से लेकर 12 वर्ष तक की बात की जा रही है, 6 से लेकर 12 वर्ष तक। तो 6 से लेकर जो 12 वर्ष तक की आयु की जो अवस्था होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो है कौन कौन सी भौतिक इकाइयों को समझने लग जाता है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो उत्तर बाल्यावस्था में जो है बच्चा जो है क्या होता है, माप के बारे में तो समझता है, मात्रा के बारे में भी समझता है, अंक के बारे में भी समझता है, और सभी के बारे में जानता है। मतलब उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चा विशेष तौर पे मात्रा, अंक और क्षेत्र, इनके बारे में समझ बना लेता है, और समझ बनाने के साथ साथ वो क्या होता है, उनमें अंतर करना शुरू कर देगा कि हाँ ये हल्का वस्तु है, जो बड़ा वस्तु है, तो बड़े वस्तु का आकार बड़े होने से उसका भार बड़ा नहीं हो जाता है ना। तो आकार बड़े होने से भार बड़ा नहीं होता है ना। उसके कारण दूसरा कारण होता है, तर्क लगाएगा, संख्या के आधार पे अंतर करेगा, हाँ ये 3 वस्तुएं हैं, ये 4 वस्तुएं हैं, ये 6 वस्तु है, ये 5 वस्तु है, ये ज़्यादा पैसा है, ये कम पैसा है। तो
इन सब में क्या करना लग शुरू कर देता है, मतभेद करना शुरू कर देता है। तो ये आपका उत्तर बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। भौतिक इकाई में होने वाले परिवर्तन को समझता है और इसमें मात्रा है, अंक है ना, क्षेत्र है, इन सबको क्या कर लेता है, अंतर करना शुरू करता है। तो इसलिए क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। क्रियात्मक विकास का मस्तकाधुमुखी नियम है, खाली स्थान विकास को बताता है। तो मस्तकोधमुखी, इसी को मैं बोला था कल, सिफेलोकॉडल है ना, सिफेलोकॉडल आपको बोला जाता है। तो बच्चों में जो क्रियात्मक विकास है उनकी जो है दो प्रक्रिया होती है, एक हो सिफेलोकॉडल और एक है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल। तो सिफेलोकॉडल जो आपका होता है वो बच्चे में क्या होता है, मैं कल और बनाया था इसको और पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि सिफेलोकॉडल में क्या होता है, बच्चे का विकास सिर से किधर की ओर होता है, पैर की तरफ। और जो आपका प्रोक्सिमोडिस्टल होता है, प्रोक्सिमोडिस्टल में बच्चे का विकास जो है वो पेट से क्या होता है, हथेलियों और पैरों की तरफ होता है, पेट से हथेलियों और पैरों की तरफ। तो मुख्य केंद्र से लेकर के बाहर की ओर, तो केंद्र से बाहर की तरफ जब विकास होगा बच्चे का, तो उसको मैं कल बताया था सिफेलोकॉडल, सॉरी प्रोक्सिमोडिस्टल। लेकिन बच्चे का जब विकास क्या हो, मस्तिष्क से पहले ब्रेन का विकास होगा, है ना, बच्चे का पहले ब्रेन का विकास होगा, फिर ब्रेन के विकास होने के साथ साथ उसके हाथ पैर और अंगों का विकास होगा, अंगों के विकास होने के बाद पैरों का विकास होगा। तो सिर से पैर की तरफ जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़े तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मस्तकोद्मुखी प्रक्रिया। तो मस्तकोद्मुखी प्रक्रिया कहाँ से कहाँ होती है पूछा जा रहा है, तो इसी आपका आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क से विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे पैर के अंगूठे तक की आती है, इसको बोला जाता है मस्तकोद्मुखी नियम विकास का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है। यदि हम बात करें अभिवृद्धि और विकास दो आपके होती हैं, जिसको हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कहते हैं। अभिवृद्धि को वृद्धि भी कहा जाता है। अभिवृद्धि का मुख्य संबंध किससे होता है, शारीरिक विकास से, है ना। मानसिक विकास से, चारित्रिक विकास से और भावनात्मक विकास से इसका कोई संबंध नहीं होता। जो आपका शारीरिक विकास, जो शारीरिक बदलाव होता है उम्र के साथ साथ हाथ पैर अंगूठे उंगलियों का बढ़ना, आकार का बढ़ना, शारीरिक आकार का बढ़ना ही क्या है आपका अभिवृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा इसमें ज्ञानात्मक, भाषाई और भावनात्मक और सामाजिक विकास भी शामिल है, पर मुख्य रूप से शारीरिक विकास को क्या दिखाया जाता है इसमें महत्व। और विकास की बात करें तो विकास में आपका शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक, ओवरऑल डेवलपमेंट आता है विकास में, है ना। लेकिन अभिवृद्धि क्या करता है, एक मात्रात्मक होता है और एक गुणात्मक। तो ये केवल मात्रात्मक होता है, इसमें गुणात्मक गुणों को नहीं देखा जाता, बल्कि विकास में क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही गुण लक्षण शामिल होते हैं। आप आसानी से अभिवृद्धि को माप तौल सकते हो, लेकिन विकास से उसको मापा तौला नहीं जा सकता। इसके अलावा जो अभिवृद्धि और जो विकास होता है उसमें मुख्य अंतर यह भी देखा जाता है कि जो अभिवृद्धि होता है वो एक समय बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है, पर जो विकास होता है, विकास की प्रक्रिया लगातार आजीवन चलते रहती है। तो ये मुख्य रूप से कुछ अंतर है। तो हम बोले तो अभिवृद्धि मुख्य रूप से कहाँ पे फोकस करती है, शारीरिक विकास के ऊपर फोकस रहता है अभिवृद्धि में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 का, बहुत ही शानदार प्रश्न है, लाजवाब। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो आपको बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है बताना है। अब आपको मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, है ना, कि कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है। बाल्यावस्था क्या होता है आपका, कुछ किताबों में 2 से लेकर के 12 वर्ष तक को बताया जाता है, कुछ किताबों में 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था में शामिल किया गया है। इसमें आपके पूर्व बाल्यावस्था और आपका उत्तर बाल्यावस्था दोनों अलग अलग अवस्थाएं होती है ना। तो बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, तो शारीरिक व मानसिक स्थिरता, दूसरा बोलता है वास्तविक जगत से संबंध, तीसरा कहता है दूसरों पर निर्भरता और चौथा बोलता है रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो यदि हम बात करें तो बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, आपका दूसरों पर निर्भरता, ये आपकी विशेषता नहीं है। बाकी आपके तीनों के तीनों क्या है, विशेषता है। पर यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन किया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दूसरों पर निर्भरता। तो बाल्यावस्था ऐसा नहीं कि बच्चे एकदम दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे। दूसरों पर निर्भरता तो आपकी किशोरावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था या फिर वयस्कावस्था में देखी जाती है। तो ये आपका जो है क्या होता है, इसमें जो है शारीरिक और मानसिक स्थिरता अच्छी खासी रहती है बाल्यावस्था में। वास्तविक जगत से उसका जुड़ाव शुरू हो जाता है। रचनात्मक कार्य, बच्चे जोड़ तोड़ की भावना वाली चीज़ों में भिड़े रहते हैं। कुछ चीज़ कर तोड़ करके कुछ बनाना, गाड़ी बनाना, मोटर बनाना, बाइक बनाना, है ना, अपना खुद का एक संसार बना लेते हैं और उसी में खेलते कूदते रहते हैं, बच्चों के साथ दोस्ती यारी संगति में भिड़े रहते हैं। लेकिन दूसरों पर निर्भरता यहाँ पे कुछ खास तौर पे देखी नहीं जाती, है ना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था की यह क्या है, प्रमुख विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका 28 नंबर का प्रश्न। संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर क्या है। नैमित्तिक, तो ऑप्शन फर्स्ट बोलता है नैमित्तिक अनुबंध केवल अप्रासंगिक जानकारी पर क्रियाशील होता है, ठीक है जी।
ऑप्शन बी बोलता है संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता ही नहीं होती। वाह वाह, क्या बात है। और ऑप्शन सी बोलता है संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना है। और ऑप्शन डी बोलता है आपका कि संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंधन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं होता। तो यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, बी जो ऑप्शन नंबर बी है इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। जो संज्ञानात्मक अधिगम में है ना प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि नैमित्तिक अधिगम जो है आपका अनुबंधन जो होता है उसमें प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, जो आपका संज्ञानात्मक अधिगम है ना उसमें प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो संज्ञानात्मक अधिगम है उसमें क्या होता है, बच्चा जो है संज्ञान मतलब अपने ज्ञान और समझ का विकास क्या करता है, स्वयं करता है। तो ज्ञान और समझ के विकास पर आधारित होने के कारण इसमें अलग से कोई प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं है छोटे बच्चों को या संज्ञानात्मक अधिगम के लिए। लेकिन नैमित्तिक अधिगम अनुबंधन में क्या होता है, इनमें हमको बच्चे को क्या किया जाता है, बाहर से उद्दीपकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संज्ञान की क्रियाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, उनमें उद्दीपन उत्पन्न किया जाता है। तो बाहर से इसको क्या करना है, बाहर से एनर्जी देना जरूरी है यदि क्या करना है आपको नैमित्तिक अनुबंध। लेकिन संज्ञानात्मक अधिगम करना है तो बच्चा क्या करेगा, स्वयं से अपने संज्ञान के माध्यम से अपने मस्तिष्क के माध्यम से क्रियाओं को करके क्या करेगा, सीखेगा, अपने अनुकूलन करेगा वातावरण के साथ, है ना, समायोजन, है ना, आत्मसातीकरण, ये सब तत्वों के माध्यम से सीखेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यह धारणा कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। तो ये जो कहा गया है ना स्टेटमेंट, धारणा जो बताया गया है कि किशोर तनाव व तूफान की स्थिति का अनुभव करते हैं, तनाव व तूफान की अवस्था बताई स्टेनले हॉल ने। तो यह क्या केवल सभी किशोरों के लिए सत्य है, कुछ किशोरों के लिए सत्य है, असत्य है, अधिकांश शोध के अनुसार असत्य है, क्योंकि किशोर अप्रासंगिक संवेग थोड़ी मात्रा में प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये जो बताया गया ना तनाव और तूफान की अवस्था, ये हर किसी किशोर के लिए लागू होता है, सभी किशोर के लिए सत्य है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही। तो जितने भी किशोर होंगे, किशोरावस्था में जो भी प्रवेश करेगा बच्चा जो है, उनको अंदर क्या हो जाएगा, तूफान और तनाव की अवस्था देखी ही जाएगी, वो हर किसी को फेस करना है ना। शारीरिक मानसिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। बच्चे जो है छोटे छोटे चीज़ों के लिए अपने माता पिता से संघर्ष करेंगे, चिड़चिड़े हो जाते हैं, समूह में दोस्ती यारी को महत्व देना शुरू करते हैं, है ना, छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़े में उतावले हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो तनाव और तूफान की जो अवधि होती है ना, ये सभी किशोरों में देखा जाता है, सामान्य तौर पर इक्विवेलेंट होता है, सबके लिए बराबर होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है 29 का ही सही हो जाएगा। चलिए अगर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये आपका जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्या है, अल्बर्ट बंडूरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 1960 वाला है नहीं, 1960 वाला यार, कनाडा का। तो अल्बर्ट बंडूरा महोदय जी है, ये प्रथम मानव व्यवहारवादी है। ठीक है, इनको प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, 1960 के आसपास बोबो नाम की एक गुड़िया था जिसको बारबी डॉल भी कहा गया, बारबी डॉल एक जोकर था, उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। और प्रयोग करके क्या किया था, उन्होंने बच्चों को 3 फिल्में दिखाई, है ना, बच्चों को 3 फिल्में दिखाई। पहली मूवी में उन्होंने क्या किया था, सामाजिक व्यवहार पर आधारित था, दूसरा था, द्वितीय मूवी उन्होंने प्रेम पर आधारित था, और तीसरा मूवी जो है हिंसा पर आधारित था। तो जब बच्चों ने मूवी देखा, और बच्चों ने जब मूवी देखा तो उनको एक बारबी डॉल या बोल सकते हैं बोबो नाम की गुड़िया पकड़ाया गया। अब बच्चों ने जैसे मूवी में देखा वही कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या किया, बारबी डॉल या बोबो नाम की जो गुड़िया है उनके साथ फॉलो किया। तो यदि बच्चे को जब सामाजिक व्यवहार पर आधारित मूवी दिखाया गया, सोशल बिहेवियर वाला मूवी दिखाया गया, तो बच्चों ने क्या किया, उस गुड़िया के साथ सोशल बिहेवियर किया, है ना। लेकिन जब बच्चों को क्या किया गया, उसी बच्चों को प्रेम पर आधारित मूवी दिखाया गया, तो बच्चे जो है लार दुलार, है ना, लार दुलार वाली जानते हैं ना स्थिति, तो प्रेम व्यवहार एकदम करना शुरू कर दिया। तो बोबो नाम की गुड़िया है, उसके साथ जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया, प्रेम दुलार करना शुरू किया, मातृत्व वाला स्थिति थी, है नहीं, मूवी में जैसे देखा गया वैसे ही उन्होंने बिहेव किया उस गुड़िया के साथ। लेकिन जब हिंसात्मक दृश्य दिखाया गया, मतलब खून खराबा मार काट वाला, तो बच्चों ने क्या करने का प्रयास किया, जो आपकी बोबो नाम की गुड़िया थी ना, उसके गर्दन को मरोड़ दिया, मरोड़ के उसको मारने का प्रयास किया। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चों को जिस प्रकार से उनके अंदर जो है, उनके अंदर ज्ञान को जो प्रदान किया जाता है, उसी के अनुकूल बच्चे क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो समाज में जैसे जैसे चीज़ों को बच्चे देखते हैं, जैसे जैसे चीज़ों को प्रेक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसी के अनुसार उनका क्या रहता है, बिहेवियर रहता है। इसी को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। बोबो गुड़िया के साथ बंडूरा के अध्ययन में बच्चे के एक वयस्क के व्यवहार का प्रेक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया होगा। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन बोलता है यदि मॉडल की सामाजिक स्थिति उच्च होती, दूसरा यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाती है, तीसरा यदि बच्चों ने मॉडल पर कम ध्यान दिया होता, और चौथा यदि बच्चों ने पहले कभी बोबो गुड़िया को नहीं देखा होता। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही। यदि जब बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा हो जाती है, मॉडल जब गुस्सा हो जाती है ना, बोबो गुड़िया को मारती है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा है, हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला मूवी देखा है, उसको रिकॉर्ड करके मूवी दिखाया गया है हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला। तो वो क्या करती है, बोबो गुड़िया को मारते समय मॉडल गुस्सा होती है। तो मॉडल गुस्सा होने का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जब प्रेक्षणात्मक अधिगम किया था, मतलब उन्होंने देखा था मूवी में, वैसे ही दृश्य देखे हुए थे, तो वैसे ही दृश्य देखने के कारण उसको क्या हुआ, वही चीज़ क्या हुआ, प्रभावशाली हो गया व्यवहार। उसी प्रभावशाली व्यवहार के कारण क्या किया इन्होंने, उसी प्रभावशाली व्यवहार के चलते जैसे ही बोबो गुड़िया को उनको पकड़ाया गया बच्चे को, तो वो उनको मारना, गुस्सा करना उस पर शुरू कर दी। तो यही इसका क्या था आंसर। तो इस प्रकार हमने क्या किया, कंप्लीट 2017 में आए हुए बाल विकास एवं मनोविज्ञान के बहुत ही शानदार प्रश्नों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया और हमने चर्चा किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप इसमें कमेंट जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल समीक क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इसका आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा। तो अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और पढ़ाई ज़ोरों शोरों से करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।